Hi, good morning everyone. Good morning everyone. I welcome you all to this YouTube live streaming. Let me quickly check it at my end, the connectivity. So hopefully it works for us. One second. Sunday morning and I get to see all of you. Uh, this was a good thing. Manohar says good morning. So Manohar, are we all connected well? I can see yes. ये advertisements जब आने लगते हैं तो connectivity जो है पूरी बन जाती है. One second. Yes, fantastic. So good morning, my dear friends. I welcome you all to this YouTube live streaming. I'm CA Rachana Khare and you're watching me on Unacademy Live. My dear friends, today's session, today is Sunday and I thought of doing this special class. I've been thinking of it for a long time now. For many of these batches, we have not discussed this topic and I have been wanting to do this for a long time, for many weeks now. तो आप सब अगर CA स्टूडेंट्स हैं तो भी, CS स्टूडेंट्स हैं तो भी, CMA स्टूडेंट्स हैं तो भी आप सभी का स्वागत है यहाँ पर. फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल, एनी स्टूडेंट कैटेगरी में जो भी आते हैं उनके लिए ये सेशन यूज़फुल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है और आप सब यहाँ से काफ़ी सारे टिप्स जो है ले जा सकते हैं. शुरू करने से पहले दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है वो राइटिंग स्किल्स के बारे में है. राइटिंग स्किल्स के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ और कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप ना कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, हाउ टू एम्पलीफाई योर राइटिंग एबिलिटीज़, योर रिटन एबिलिटीज़. आप सब जानते हैं, आप सब स्टूडेंट्स हैं, तो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आपकी रिटन एबिलिटीज़ थोड़ी सी एडवांस्ड होना, थोड़ा सा एनहांस्ड होना, है ना. आपने देखा है एग्जाम में मार्क्स डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट होते हैं आपके प्रेजेंटेशन से, आपकी राइटिंग एबिलिटीज़ से. इसके अलावा कहीं भी आज के डेट में जब हम सब सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्टेड हैं, मीडिया पर हम सब कनेक्टेड, फेसबुक सब यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, मैनी ऑफ यू आर फॉलोइंग मी और लिंक्डइन एज वेल, दूसरे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर पे ट्वीट करना चाहते हैं. एवरीबडी हैज़ दिस इनहेरेंट डिज़ायर कि मेरे फॉलोइंग हो, मैं जो लिखूँ उसको लोग प्रेस करें, अप्रिशिएट करें. ऑल्सो इफ़ योर राइटिंग एबिलिटीज़, इफ़ योर abilities are higher, especially if you write well, you're creative, you present well, that can of course work out for you as an additional source of income. वो भी एक बहुत अच्छे एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी ये आपके काम आ सकता है. आपने सब देखा होगा आजकल कंटेंट राइटिंग और क्यूरेशन वगैरह काफ़ी इन थिंग है, और क्यों ना हो, बिकॉज ऑफ ये दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस और दैट इज स्टिल happening for many of the organizations. This enhances the scope for students to develop their writing skills further and also to get some money in, some inflow of money also can be expected out of it. तो हम सब ये इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में एक एक करके कंसिडर करेंगे, बातचीत करेंगे. उससे पहले थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स, जो कि नॉर्म है वही यूट्यूब क्लास है, तो आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो हमारे क्लास स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनके लिए अनाउंसमेंट्स यहाँ पर मैं कर देती हूँ. आप सब देखिए. अच्छा, ये मैं जल्दी से अनाउंसमेंट्स यहाँ पर कर दूँ, आपको दिखा देती हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पर जो होने वाली हैं. यस, सो हमारा सबसे पहले सुपर कमांडोज का जो हमारा बैच है, सुपर कमांडोज बैच. दोस्तों सुपर कमांडोज, अरे सो सुपर कमांडोज आ रहे हैं वापस से. सुपर कमांडोज की टीम आप देख चुके हैं. CA फाउंडेशन किसके लिए है? CA फाउंडेशन. तो ये 15 सितंबर से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है. सुपर कमांडोज 5 कमांडोज हैं. सतीश सर आपके, नकुल सर, मनीष सर, जतिन सर हैं और साथ में मैं भी हूँ. और ये हम सब 15 सितंबर का डेट आप मार्क कर सकते हैं. फुल बैच, कंप्लीट कवरेज वंस अगेन फॉर December 21. किस टर्म के लिए है? December 21 एस्पिरेंट्स के लिए हम सब फिर से आ रहे हैं. 15 तारीख मार्क कर लीजिए आप. BCR भी आपका 16 से स्टार्ट होने वाला है. 16 सितंबर विल बी द डेट फॉर BCR. 8 AM है ना, 8 AM को हमारी क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग क्लासेस हैं ये. 8 AM to 9:30 AM आपकी मॉर्निंग में BCR की क्लासेस होती हैं. सो दोज ऑफ यू हु हैव बीन आस्किंग मी, पर्सनल मैसेजेस वगैरह आप कर रहे थे, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ ऐसी मेरी इच्छा रहती है. बाई चांस अगर मिस हो गया है
तो आप सब देख सकते हैं 16 तारीख से सुबह 8 बजे बीसीआर का कंप्लीट कवरेज, एंटायर पूरा फुल सिलेबस का कवरेज, सारे चैप्टर्स टॉपिक्स डिटेल्स में कवर किए जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी टीचर्स का पूरा शेड्यूल जो है वो पुट अप कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर नहीं डाउनलोड किया तो जल्दी से कर लो। अब ये सब दोस्तों डिटेल्स हैं, पूरे डिटेल्स आपके दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए कैसा कैसा यहाँ पर जो है प्लान रहेगा, आपका पूरा जो है प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, आप कैसे रिविजन्स मिलेंगे। मेरा बीसीआर का अपना एक रिविजन बैच पूरा लाइंड अप है, पूरा थ्रू द मंथ ऑफ नवंबर। एग्जाम्स दिसंबर में है, बड़ा अच्छा टाइम मिल गया हम लोगों को। थ्रू द मंथ ऑफ नवंबर एंटायर रिविजन वुड बी डन, पूरा मिक्स बैग, सारा हम एक एक चीज़ पूरे आरटीपीज एमटीपीज जो पास्ट एग्जाम पेपर्स सारे रिविजन हम लोग करने वाले हैं। सिस्टमेटिक एक प्लान अपना रहेगा, साथ में चलेंगे रोज 1 से 1.5 घंटा बीसीआर की पढ़ाई, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 40 मार्क्स आपके जो है वो कहीं सेफ हो जाते हैं। 40 मार्क्स के लिए आपकी तैयारी जो है पूरी की पूरी 100% हो जाती है। 100% क्या, उससे ज़्यादा हो जाती है जब हमने हर कोना कवर कर लिया। ठीक दोस्तों, सिर्फ क्लासेस ही नहीं है, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, दिस इज मच मोर देन क्लासेस। आपका एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक अप्रोच तो रहता है। ये साथ में आपकी डाउट क्लियरिंग क्लासेस, हमारे जो एजुकेटर्स हैं ऐसे छोड़ नहीं देते। स्पेशली आई नो, आई मीन दिस सुपर कमांडोज की मैं स्पेशली अगर बात करूँ, ये सब टीचर्स जो हैं, ये सब एजुकेटर्स जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने एरिया में, सब्जेक्ट्स में। साथ में स्टूडेंट्स के बीच में ना इनकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही नहीं है। लास्ट तक, एग्जाम डे तक स्टूडेंट्स के साथ, रिजल्ट डे तक, मैं तो आज भी बहुत सुपर एक्साइटेड फील कर रही हूँ। आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड आई एम एक्साइटेड। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि यार अब स्टूडेंट्स के मेरे रिजल्ट आने वाले हैं। मतलब ये ना माई किड वाली जो फीलिंग है ना, वो हमेशा रहती है। टीचर्स और स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग ही ऐसी होती है। सो नाउ आप देख सकते हैं, अगर आप लोग सब कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं ना, अगर अभी तक आपने अपनी प्लानिंग नहीं करी है तो आप आज कर लीजिए, अभी कर लीजिए, ये देख करके कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह कहाँ देखना है आपको, यहाँ देखना है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नोट्स वगैरह जो हैं दे आर ऑल्सो ऑन द गो नाउ। सीए फाउंडेशन के लिए भी, दूसरे कैटेगरीज के लिए भी हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है तैयारी दी गई है स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी कुछ ऑफर किया गया है जो पहले नहीं था, ठीक है, जो अब तक नहीं किया गया था। सो अनअकैडमी पे भी सब लोग यहाँ पर सारे एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, दे आर डेडिकेटेड टू ब्रिंगिंग यू दी बेस्ट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम्स। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं। आपको सीधी बात है भाई, कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी कॉन्टेम्पलेट करें तो मुझे ये लेना चाहिए, इतना सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, कन्फ्यूजन जो है वो बहुत नॉर्मल है। आप देख लीजिए स्पेशल क्लासेस वगैरह, फीचर्स वगैरह, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको क्या लेना है, कहाँ लेना है। बट येस, दिस इज वर्थ कंसिडरिंग। प्लेटफॉर्म इज गुड, एजुकेटर्स आर गुड, दिस इज वर्थ कंसिडरिंग, इज ऑल आई विल टेल यू। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये सब प्राइसिंग वगैरह यहाँ पर दी हुई है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। आप लोग चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप चेक कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, फिर आप देखिए। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। आइकॉनिक आप लोग जानते हैं एक फीचर है, यहाँ अनअकैडमी से आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पर पर्सनलाइज्ड हेल्प अगर कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए तो उनके लिए पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग वगैरह, नोट्स वगैरह हो गए, उनको उनका लर्निंग वगैरह भी मॉनिटर किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ज़रिए आप इसको ले सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं। गुड पार्ट इज दैट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज अवेलेबल टू यू। पहले ऐसा कुछ अवेलेबल था ही नहीं, होता ही नहीं था। भाई आपकी लर्निंग कोई और ट्रैक करे, आपको पर्सनलाइज मेंटरिंग की ज़रूरत पड़े तो आपके साथ में कोई खड़ा हो, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कई लोगों को ज़रूरत होती है, कईयों को नहीं होती, कईयों को होती है इन चीज़ों की ज़रूरत कि भाई कोई मुझे पर्सनली थोड़ा और खींच दे, कोई थोड़ा सा और मेरे ऊपर पुश लगा दे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अब आगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आज का जो मुद्दा है ना, दिस इज प्राइमरी कंसर्न फॉर मैनी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ही क्या, फॉर मैनी ऑफ द प्रोफेशनल्स ऑल्सो, मैनी सीनियर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, दे राइट टू मी रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट। इन कंटेक्स्ट ऑफ राइटिंग स्किल्स आई वुड वांट टू टेल यू ऑल, ये एक ना बहुत सॉर्ट आफ्टर स्किल होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर स्किल्स व्हेन यू टॉक अबाउट द जॉब इंडस्ट्री, जॉब सीकर्स, जॉब मार्केट। ठीक, और जॉब मार्केट में ही क्यों, ये तो हो गया पोस्ट क्वालिफिकेशन। जब आप स्टूडेंट्स होते हैं ना, आप सब एग्जाम में मार्क्स लेने तक से
आपके इंटर्नशिप की बात करो या फिर आपके अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, हर जगह इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स विल प्रोवाइड यू एन अपर हैंड, अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको लगता है ये जो मैं बोल रही हूँ कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं? आपने देखा होगा एग्जाम पेपर कभी अगर टीचर ने आपको दिखाए हो, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में दिखाए होंगे अगर आपको, तो आपने देखा होगा भाई ये जो है टॉपर्स की नोटबुक्स हैं, ये देखो ऐसे लिखे जाते हैं नोट्स, है ना। जो अच्छे, जिनकी राइटिंग स्टाइल वगैरह अच्छी होती है, हैंड राइटिंग साफ सुथरी कॉपी होती है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, टीचर्स भी जनरली उनके नोट्स वगैरह रख लेते हैं कि भाई ये कॉपी हमें दे दो, होता है सबके साथ। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस, प्राइमरी मिडिल स्कूल से लेकर के सीनियर स्कूल तक, और हमने अपने कॉलेज में जिनके नोट्स अच्छे होते हैं, बार बार भाई उनके नोट्स के पीछे लाइन लगी रहती है, यार अपने नोट्स दे दे, अपने नोट्स दे दे, होता है ना। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस। सो दोस्तों, what is the significance of effective writing skills, especially when it comes to professional courses like ours, CA, CS जब आप कर रहे हैं, CMA अगर आप कर रहे हैं, for other courses also. See, मैं आपको अपना थोड़ा सा background देती हूँ. I've told you all that I'm a chartered accountant by profession. My difference, I'm a November 2002 qualified chartered accountant. So been in the industry now almost for 20 years. ठीक? And my association with professionals and students, etc., dates back to, I think, around the same time when I qualified. So again, that also is close to 20 years now, or maybe a little more than that. मुझे पढ़ाना हमेशा से बहुत पसंद रहा. Teaching has been my passion, and I started to teach as soon as I felt I was capable of imparting some lessons to anyone. In fact, from the senior school, right from the senior school, I indulged into completely teaching whoever whatever I could that time. उसके बाद कॉलेज वगैरह में मेरा जो है बैकग्राउंड मैथमेटिक्स था, सो एक्सचेंज ऑफ नोट्स एटसेट्रा, इम्पार्टिंग लेसन्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब मेरा फेवरेट पार्ट बन गया बिल्कुल. उसके बाद CA स्टडीज़ के दौरान भी ये जो क्रम है, सिलसिला है, ये चलता रहा. एंड देन आई पिक्ड अप full-fledged teaching as something which was part time for me over the weekends. My doors used to be open for all the underprivileged children from across the area. मेरे आसपास जो हुआ करते थे, my husband is an army officer, so we have been posted frequently to remote areas जहाँ पर इतना formal जो है channels नहीं होते, इतने formal platforms नहीं होते tutorials के, tuitions वगैरह के. So I used to offer my skills to anyone who's interested कि भाई आ जाओ आप पढ़ लो. That is how it started. तो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देखी है ना, हमारे स्कूल्स में, हमारे सिस्टम्स में, एवरेज सिस्टम्स की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर राइटिंग स्किल्स को स्किल्स की तरह का जो वेटेज है वो दिया ही नहीं जाता. नॉट ओनली बिकॉज अब एक एक स्टूडेंट पर, अगर हम टीचर्स की बात करें तो भाई एक एक टीचर पर 45, 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स अगर होते हैं, कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में तो हमने देखा है कि भाई रिमोट एरियाज में इफ देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल, परहैप्स देयर मे बी 1 or 2 टीचर्स इन द एंटायर स्कूल. वो सारे क्लासेस के बच्चे एक साथ भी बैठ करके पढ़ाई करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी. सो राइटिंग स्किल्स पर कोई टीचर्स फोकस कर पाएँ, आपके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कराने में आपकी हेल्प कर पाएँ, दिस इज़ नॉट अ रियलिटी विद आवर सिस्टम. परहैप्स अगर ऐसा कुछ सिस्टम को हम इम्प्रूव करना चाहें तो उसमें टाइम लग सकता है, उसमें टाइम लगेगा. सो इट इज़ मोर ऑफ अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये स्टूडेंट की, कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि अगर हमको इम्प्रूव करना है अपनी राइटिंग एबिलिटीज़, प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो ये हमें खुद करना पड़ेगा. सो अब बात करते हैं, मैं आपको आज कुछ इफेक्टिव टिप्स देने वाली हूँ अगले 45-50 मिनट्स में, जिनकी मदद से आप सर्टनली अपना लेवल ऑफ राइटिंग जो है उसको आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, उसको आप इम्प्रूव और एडवांस कर सकते हैं. राइट, ब्रेनस्टॉर्म करो दोस्तों. इस स्लाइड से शुरुआत करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग. आप कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं, है ना, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग, कोई ब्लॉग पढ़ते हैं, किसी का कोई कमेंट पढ़ते हैं आप, तो आपको कैसे आप अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ. What do you think is a good piece of writing? What makes a piece of writing good? अगर आपने देखा भाई कोई ब्लॉग है ना, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आपने देखे होंगे हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक सोशल मीडिया जो पोर्टल है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग लिखते हैं. कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनके हर ब्लॉग, हर ट्वीट बड़ी सक्सेसफुल होती है, उसमें बड़े सारे थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स और वो अलग अलग किस्म के रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक मेक्स इट अ गुड पीस ऑफ राइटिंग? What are the proper ways to develop your writing skills? ये आपको मैं बताने वाली हूँ. ये अभी हम लोग पूरा डिस्कशन इस पर बेस्ड है हमारा, हम करने वाले हैं. बट इससे स्टार्ट कीजिए. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? What do you think would be a good piece of writing? अगर आपको समझ में आएगा, it is a good piece of writing. अगर ये कैची है, अट्रैक्टिव है, it is a good piece of writing.
if it concerns something very important, अगर कुछ crucial aspect पर based है, किसी important topic को touch करता है, it is a good piece of writing. अगर useful है, it is good piece of writing. अगर informative है दोस्तों, it is a good piece of writing. साथ में अगर humor भी है, थोड़ा सा satire भी है, it is a good piece of writing. Understood? तो ये चीजें ना आपके लिए समझना important है. What makes your writing good? What makes your writing more appealing? ठीक? तो आप देखिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है राइटिंग की. ग्रामर, पंक्चुएशन, प्रेजेंटेशन, डिक्शन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर इंक्लूड होती है. ठीक है. स्टाइल ऑफ राइटिंग आपका क्लोजली कनेक्टेड है राइटिंग स्किल्स और आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़. ठीक. स्पीकिंग एबिलिटीज़ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पहली बार आए हैं उनको बता दूँ कि 5th सितंबर, दैट वाज टीचर्स डे, मैंने अनअकैडमी पर एक स्पेशल क्लास लिया था. टीचर्स डे स्पेशल क्लास में आई टॉक्ड अबाउट हाउ यू कैन वर्क ऑन योर स्पोकन एबिलिटीज़, हाउ यू कैन एनहांस योर स्पीकिंग स्किल्स. आज यहाँ पर राइटिंग स्किल्स पर चर्चा करने आई हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स वगैरह भी आप पास आ गए हैं. स्टूडेंट्स के लिए भी ये पार्ट बहुत ज़रूरी है. एक पूरी डेडिकेटेड स्लाइड है स्टूडेंट्स के लिए, कैसे आप एग्ज़ाम में अपने मार्क्स एनहांस कर सकते हैं, कैसे आप एग्ज़ाम में अपने मार्क्स जो है उनको आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, उनको आप उनमें आप बढ़ोतरी देख सकते हैं. उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. राइटिंग स्किल्स दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का. वी ऑल नो दिस, है ना. ऑल ऑफ अस हैव नाउ, आई थिंक आई हैव टॉट कम्युनिकेशन टू मेनी थाउजेंड्स ऑफ यू. अपना वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. अब आपका जब रिटन कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव्ड लेवल पे चला जाए, है ना, तो ये स्किल कहलाता है. ठीक है. स्किल क्या बन जाता है? डेक्सेरिटी. जब आपकी एक्सपर्टीज बन जाती है, जब आप इफेक्टिवली लिखने लगते हैं, तो ये आपकी राइटिंग स्किल्स बन जाती है. ठीक. इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड मोस्ट अंडरवैल्यूड स्किल्स. दोस्तों ये क्यों अंडरवैल्यूड है ये मैं आपको बता चुकी हूँ. शायद कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की खामियां है. हर एक स्टूडेंट को पुश करना, एक स्टूडेंट को मॉनिटर करना, एक स्टूडेंट का वर्क जो है उसको मॉडिफाई करना, चेक करना, ये शायद पॉसिबिलिटी नहीं होती इसकी, क्योंकि बहुत कम टीचर्स होते हैं जो उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसकी ओनरशिप, इसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की हो जाती है. अच्छी राइटिंग स्किल्स अगर आप डेवलप कर लेते हैं, दे अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज बेटर विथ मोर क्लैरिटी एंड ऑफ कोर्स ईज टू अ फार लार्जर ऑडियंस. ये आपका ना देखो, अगर आप एक ब्लॉग लिखते हो, एक आंसर लिखते हैं आप, एक एग्जामिनर तक लिमिटेड रहता है, राइट. अगर आप एक लेटर लिखते हैं, शायद वो पर्सनल लेटर अगर है तो किसी जो भी आपका रिसीवर है, रेसिपिएंट है, उन तक लिमिटेड रहेगा. आप सोचिए अगर आपने एक ब्लॉग लिखा, पब्लिक व्यू में अगर आपने एक ब्लॉग डाल दिया, इज इट लिमिटेड टू 1 person, 2 persons, few more, maybe an entity? No, it is open to everybody. Whoever has the access to the portal, whoever is the member of that portal, और maybe अगर आपने public view में डाला है तो कहीं पर भी गूगल में अगर आप सर्च करो तो भी आपका ब्लॉग अवेलेबल हो जाता है. So it is available for public view, है ना. large audience, there is no limit to your audience. तभी तो बनते हैं ना इतने जो views बनते हैं, how many views, ठीक, how many reactions, traction, इसी को कहते हैं ना. तो आपके लिए बहुत काम आएगा अगर आप एक बार समझ जाए भाई व्हाट प्रोवाइड्स यू एन अपर एज, व्हाट डू यू मीन बाय गुड राइटिंग स्किल्स. ठीक. आजकल आप सब जानते हैं भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी विजिबिलिटी, है ना. आपकी सोशल मीडिया विजिबिलिटी जो है, कैसे आप अपने आप को, कैसे आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी एडवांस है, स्पेशली जो लोग मार्केटिंग फील्ड में हैं, स्पेशली जिनका जो है कंटेंट से रिलेटेड काम है, जैसे टीचर्स भी होते हैं, इनका भी कंटेंट से रिलेटेड काम होता है. आप अपना कोई वेबसाइट, ब्लॉग, किसी किस्म का कोई बिजनेस है, आप उसको जो है वेब पेज को अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, क्यूरेट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम आएंगी, है ना. राइटिंग स्किल्स में क्रिएटिविटी का भी काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है. राइटिंग वेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्किल्स. अगर आपने कोई टेक्निकल पेपर्स वगैरह लिखे हुए हैं, अगर आपका इन जनरल ऐसे राइटिंग वगैरह आपका अच्छा है, तो आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं. एंड दिस कैन बी अ वैल्यूएबल ट्रांसफरेबल स्किल ऑन योर रिज्यूमे ऑल्सो, एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज ऑल्सो दिस कैन बी प्रेजेंटेड. ठीक है. काफ़ी ईजी होता है. एम्प्लॉयर्स के लिए भी ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि भाई जिनको हम हायर कर रहे हैं, कैंडिडेट, इंटर्न और फॉर वट एवर अदर पोजिशंस, अगर उनकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो थोड़ी सी एडवांस्ड है, that brings a valuable asset to the organization.
ठीक है। तो यहाँ क्योंकि कई तरीके से काम में लिया जा सकता है। आप जैसे अगर आप CS स्टूडेंट्स हैं, अगर आप CS स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब जानते हैं आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स, स्पेशली काम में जब आप ड्यूरिंग द वर्क लिटिगेशन मैटर है, कोई कंप्लायंस का कुछ एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ में डील करना है ना, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, क्लाइंट के बिहाफ में करना है, क्लाइंट के साथ करना है, ये सारी चीज़ें राइटिंग स्किल्स का इन्फ्लुएंस इन पर होता ही होता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग इज वन ऑफ द मेजर एरियाज जहाँ पर काफ़ी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है आप सभी के लिए एज स्टूडेंट्स, ठीक। तो आगे चलते हैं। अभी सिग्निफिकेंस तो मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर ही लिया है। राइटिंग स्किल्स अगर आपकी बेहतर है, अगर अच्छी है, how will it help you? It will help you to communicate better. It supports your career and business prospects. आगे जा करके अभी भी अब से आपका शुरू हो गया भाई। once you enroll for a professional course, आप उस ग्रिड में आ जाते हैं ना। many of you start looking out for opportunities as soon as आप intermediate executive के students होते हैं भाई। you start looking out for opportunities. मुझे कुछ पार्ट टाइम काम मिल सकता है क्या, मैं कुछ ये कर सकता हूँ क्या, मैं कुछ वो कर सकता हूँ क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिंक्डइन पर ही मैंने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भाई कंटेंट क्रिएशन में इन्वॉल्व हैं, कंटेंट राइटिंग में इन्वॉल्व हैं। अपने वेबसाइट्स पर जो है यू कैन फेच इजी मनी एंड गुड मनी, है ना। ₹2 ₹3 जो है ये एवरेज रेट है पर वर्ड, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 500,000 वर्ड्स तक का अगर आप एक आर्टिकल जो है सबमिट करते हैं, चाहे वो अपना घोस्ट राइटिंग हो या फिर आप अपने नाम से उसको सबमिट करें, वाइट पेपर्स एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो इन थिंग। वाइट पेपर्स की आजकल स्पेशली जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो टैक्स वगैरह से रिलेटेड मैटर लिखते हैं, कंप्लायंस, नए जो लॉज वगैरह हैं, अमेंडमेंट, इन सब से रिलेटेड मैटर जो है वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर वाइट पेपर्स वगैरह भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो ईजी है, कब ईजी है, कोई भी काम मिलना, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम बनाना ईजी है। किन के लिए ईजी है? जो स्किल्ड है ना। जो स्किल्ड नहीं है वो ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ है। आपने तो कहा था मिल जाता है भाई। मैं खुद रेकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को कई सारी अपॉर्चुनिटीज़, और कई सारे एम्प्लॉयर्स को स्टूडेंट्स का रेफरेंस देती हूँ कि आप इनसे करवा लो, ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इनकी राइटिंग एबिलिटीज़ जो हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। कब हो पाता है ये? जब स्टूडेंट्स स्किल्ड हो, ठीक है, जब स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ हाई हो। तो ये आपको समझना है दोस्तों। इट एनहांसेस योर क्रेडिबिलिटी ऑल्सो। आप कोई भी चीज़ जब लिखते हैं, आप अपना जब सोशल मीडिया प्रोफाइल ही बनाते हैं, ठीक है, एन एरर फ्री क्रिस्प प्रोफाइल इज श्योर टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड यू एज एन एक्सपर्ट। आपकी क्रेडिबिलिटी जो है काफ़ी हाई दिखाता है, ठीक। आप कोई भी ब्लॉग सबमिट करते हैं, कोई भी आर्टिकल सबमिट करते हैं, अगर वो एरर प्रेस्ड है, अगर उसमें ग्रामर पंक्चुएशन कोई एरर नहीं है, टेक्निकल मैकेनिकल कोई एरर्स नहीं है, सो यू कम अक्रॉस एज एन एक्सपर्ट, you come across as somebody who has knowledge of the subject and topic, which is very very important. अगर आप कोई चीज़ सबमिट कर रहे हैं बिना नॉलेज के, बिना किसी रिसर्च के, तो आप सबमिट नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए आइडियली, है ना। तो क्रेडिबिलिटी एनहांस करने के लिए अगर आपकी राइटिंग स्किल स्ट्रांग है ना, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। इट रिफ्लेक्ट्स एक्सपर्टीज, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपके रिटन वर्क में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, मिस्टेक्स कम है, यू कम अक्रॉस एज एन एक्सपर्ट, यू कम अक्रॉस एज समबडी हु हैज़ इनफ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ऑफ द लैंग्वेज एंड ऑफ द स्टाइल, ठीक। इट एक्सपैंड्स योर एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ क्या, ये मैंने आपको भी बार बार बताया भाई। अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हो गया आपका, अदरवाइज यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन मल्टीपल एरियाज। आप जहाँ पर काम करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आप काफ़ी सारी जगह कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू बिल्ड अनदर करियर, उसकी मैंने बात करी है। Content writing has always, since the advent of technology, internet, etc., has got all of us closer. World has become a small place, और ये आपको definitely writing skills का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको दूसरा एक करियर, एक alternate source of income create करने में काफ़ी हेल्प करता है। It attracts more clients. मैं आपको ना इसमें अपना एग्जाम्पल देती हूँ, कैसे होता है पता है, मैं आपको बताती हूँ। लिंक्डइन पर आई एम नॉट वेरी ओल्ड, इनफैक्ट आई एम नॉट मीडिया भी, मैंने तो अपने ट्विटर में ना, आप मेरा देख सकते हो, मेरा जो टाइटल है उसमें भी मैंने लिखा हुआ है मीडिया नियोफाइट। तो मैं नियोफाइट ही मानती हूँ बिल्कुल अपने आप को। इट्स नॉट बीन मोर देन 2 years दैट हैव बीन एक्टिव ओवर मीडिया। मैं ऑफलाइन करती थी, मुझे जो भी काम पसंद है, जैसा भी काम में मेरा इन्वॉल्वमेंट है ऑफलाइन। मुझे लगता था यार मीडिया ये सब कितना टाइम वेस्ट है ना। हाउ टू गेट, मेरे साथ तो इशू भी था, रिमोट एरियाज में हम लोग रहते थे भाई, पहले इंटरनेट का इतना बोलबाला नहीं था। सो आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट वी हैव स्टेड एट रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो मेरे लिए इतनी पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो छोटे बच्चे थे। सो आई यूज्ड टू वर्क एज मच आई could those days offline,
तो इससे क्या हुआ, फिर मेरे भाई ने एक बार मुझे बोला, ब्रदर इज अ ग्रोथ कंसल्टेंट, वो भी काफ़ी अच्छा, इज डूइंग वेरी वेल इन हिज करियर. सो ही टोल्ड मी दैट वॉट एवर यू डूइंग, व्हाई डोंट यू स्टार्ट पुटिंग अ लिटिल बिट ऑन मीडिया, आप क्यों नहीं बनाते अपना एक. सो आई वॉज नॉट टू कीन, आई वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड, एंड मुझे लग रहा था यार ये फिर अगेन इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. ये आवाज़ मत करो प्लीज़, ये इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम कम्प्लीटली, जो है मेरा यहाँ पर काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, टाइम चला जाएगा मेरा, है ना. So I was not too keen. So he created a profile. He created my LinkedIn profile. He said, whatever you do, आप इसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है, पूरा फॉलो की जरूरत नहीं है. Start putting in a little bit of your work online. आप पूरा करने के बाद कभी भी 1-2 दिन में, 3 दिन में एक बार डाला. So half-hearted I agreed कि चलो ठीक है, आप भाई ने बोला, I can't deny. So I started. So since that day I haven't looked back. है ना, आप वहाँ पर देख सकते हो कंटेंट अप्रिसिएशन, बाकी लोगों की फॉलोइंग, मेरा अटैचमेंट जो स्टूडेंट्स के साथ में अब हो गया है, मेरा एक कनेक्शन एसोसिएशन जो बिल्ड हो गया है, एंड अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो नाउ आई हैव कैप्चर्ड, एंड देयर ऑल्सो आई थिंक माई एसोसिएशन विद स्टूडेंट्स, विद यंग प्रोफेशनल्स, विद अदर प्रोफेशनल्स हैज़ बीन फैंटास्टिक. द एक्सपीरियंस हैज़ बीन फैंटास्टिक. अगर दूसरे करियर की आप बात करो, यहाँ पर जो अनअकैडमी पर भी मैं आपके साथ हूँ ना, शायद वैसे ही उन लोगों ने मुझे ढूंढा हो, एक्सप्लोर किया हो. दे रीच्ड आउट कि मैम कैन वी एसोसिएट, कैन वी गेट टुगेदर, and we can certainly enhance our base and we can work together for a important cause. Communication वगैरह जो था मेरे लिए कितना important था, ये skills impart करना, ये उनके goals के साथ में align हुआ और कहीं ना कहीं हमने associate किया. और I'm very proud of this association and I'm very happy with this association. It certainly gives me a reason to believe कि भाई मैं बहुत सारे और students तक reach out कर सकती हूँ उनके platform के जरिए. ठीक, तो ये सारी चीज़ें important होती है. Attracts more clients, certainly. Every day business expands. For me, so many people reach out for work, for other things, for workshops, for training programs. तो definitely और clients जो है वो attract करता है. कैसे? कुछ खास नहीं. आप जब भी कोई blogs वगैरह सबमिट करते हैं, कुछ लिखते हैं, उसमें आपको कुछ चीज़ों का, important बातों का ध्यान रखना चाहिए. धीरे 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 you will realize that you are improving. Day by day you are improving. You're doing better and better. ठीक, तो ये एक दिन की बात नहीं है दोस्तों. ये भी समझ लो, कोई भी जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, स्किल्स के इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ वन डे. इट डजंट हैपन इन वन डे. ठीक, सुबह स्टार्ट किया, एक सुबह मैंने आपको एक टॉनिक दिया, ये लो, जितने लोग क्लास जो है ले रहे हैं, एक चम्मच एक चम्मच एक चम्मच. सो दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट रियल, है ना. आपको यहाँ पर जब भी हम किसी भी हम complete transformation की बात करते हैं, whenever it is about any improvement in your skill set, it is all about a complete transformation. Whether these are your spoken abilities, whether this is your writing skills, तो यहाँ पे consistent practice, certainly there are certain proven methods, there are certain key aspects that are to be noted, that are to be taken care of. अगर आप इनको follow करते हैं ना, you will become unstoppable. Nobody can stop you from attaining the next levels. तो ये अब मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ. आपको बता दिया मैंने, ये सब एक्सेलेंट टूल्स हैं. अपने आप को अगर आप स्टैब्लिश करना चाहते हो ना सोशल मीडिया में, मार्केटिंग डोमेन में, ये सब एक्सेलेंट टूल्स हैं. हाउ यू कैन नाउ एनहांस, हाउ यू कैन रियली इम्प्रूव इज वॉट वी विल फोकस ऑन फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. क्लियर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए. की एक्टिविटीज़ होती है. आप अगर आपको अभी तक राइटिंग स्किल्स के बारे में ये आपको अंदर से महसूस नहीं हुआ कि क्यों हमें करना चाहिए, वाई राइटिंग स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, भाई दिस इज योर की एक्टिविटी, वन ऑफ योर की एक्टिविटीज थ्रू द डे, है ना. आपको मम्मी बोले लिस्ट बनाना है, व्हाट्सएप पे तरह मैसेज करना है, यहाँ अनअकैडमी पर हम लोगों को कमेंट सेक्शन पे कनेक्ट करना है. ठीक है, रेज ऑफ हैंड भी आजकल सब ऑनलाइन पॉसिबल है ना. आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं, आप किसी के ब्लॉग पर कमेंट लिखना चाहते हैं, कोई आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं, कोई वेबिनार सेमिनार में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑल हैपन्स थ्रू राइटिंग. ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज यू आर मोर प्रोडक्टिव. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? व्हाट इज बीइंग मोर प्रोडक्टिव? व्हेन द आउटपुट इज मोर देन इनपुट, व्हेन द आउटपुट इज एनहांस्ड, व्हेन द आउटपुट इज मोर एज कम्पेयर टू द इनपुट. ठीक है, सो इफ यू राइट एफिशिएंटली यू आर सर्टनली मोर प्रोडक्टिव. आप जब लिखते हो सो इनपुट तो कहीं ना कहीं उतना ही हुआ सारे स्टूडेंट्स के लिए. क्लासरूम में से 50 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो अगर आप एफिशिएंटली लिखते हो. तो इफ योर एफिशिएंसी इज हायर व्हाइल यू राइट, यू आर मोर प्रोडक्टिव. आप ज़्यादा आउटपुट जो है, बेटर प्रेजेंटेबिलिटी जो है आप देते हैं, राइट. सो दिस अप्लाइज एवरीवेयर, दिस अप्लाइज एवरीवेयर.
When our writing focuses on readers' attention, we strengthen our brand also and reputation. ये भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली जब आपका एक फॉलोइंग बन गई है, जब आपका एक ऑडियंस बेस जो है वो बन गया है, और अगर आप उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग टॉपिक्स चूज करते हैं, लिखते हैं, अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं, तो आप अपना ब्रांड स्ट्रेंथन करते हैं और अपनी रेपुटेशन स्ट्रेंथन करते हैं. ये इसका एक एग्जाम्पल, ये सब जो मोटिवेशनल स्पीकर्स, कभी ना कभी आपने सबको किसी ना किसी को सुना होगा, जरूर सुना है. ये मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है आप लोगों ने कि कोई आपके कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ऑनलाइन तो इतने सारे लोग अवेलेबल हैं, तो इनका जो पेज वगैरह होता है, ये जो भी बोलते हैं, अलग अलग स्पीच, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, दिस स्ट्रेंथन्स व्हाट देयर ब्रांड, कि अरे ये सर तो इस बारे में बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये मैम तो इस बारे में बड़ा अच्छा बोलते हैं, है ना. बड़ा अच्छा आर्टिकल एक मैंने देखा इनके साइट पे. So what happens is they focus on readers' requirements, readers' needs, and that is what helps them enhance their brand value, their reputation. हाँ, so clear writing, जब आप clear लिखते हो और आप relate करते हो अपने readers से, it reflects on you personally. एक बहुत important बात है जो मैं हमेशा बताती हूँ, हर writing skills के क्लास में बताती हूँ, written words, they reflect the character of a person. ऐसा कहा जाता है, पुरानी कहावत है, पुराना proverb है कि भाई राइटिंग रिफ्लेक्ट्स अ मैन्स कैरेक्टर. अब मैन्स कैरेक्टर, यहाँ पर विमेन भी शामिल हैं भाई, अ पर्सन्स कैरेक्टर, ठीक है. सो जो भी आप लिखते हो, जस्ट लाइक व्हाट यू से रिफ्लेक्ट्स योर इनर वैल्यूज, योर मोरल्स, है ना. तो ऐसे ही आपका राइटिंग भी जो होता है ना, क्लियर राइटिंग, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू पर्सनली. आपका पर्सनालिटी कैसा है, आप सॉफ्ट स्पोकन हो, आप पॉजिटिव हो, ये सब आपकी वर्ड्स जो आप यूज करते हो ना, डिक्शन, योर राइटिंग एबिलिटीज, दे रिफ्लेक्टेड क्लियरली. आपका पर्सोना, आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है आपके लिखने में, येस एब्सोल्युटली, दैट एक्ट्स एज अ मिरर, इट गिव्स अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ यू, हु यू आर, ठीक है. सो कंट्रोल होना अपने वर्ड्स के ऊपर. आप लोगों को याद होगा, अगर जो यंग स्टूडेंट्स यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं क्लास, मैंने आपको गुड न्यूज़ लेटर, बैड न्यूज़ लेटर, है ना, कस्टमर ओरिएंटेशन, यू फोकस, कंसिडरेशन एस्पेक्ट, ये सब सिखाया है मैंने आपको, सब सिखाया है ना. ये सब भी while writing you have to take care of. While we write letters, we take due care कि यहाँ पर कहीं रेपुटेशन डैमेज ना हो, कहीं पर हमारा जो है कस्टमर को कोई ऐसा हमारे ब्रांड को डैमेज ना हो. टू मिनिमाइज द डैमेजेस, हाउ वी क्रिएट अ बैड न्यूज लेटर, टू मिनिमाइज द डैमेज, वी फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द डैमेज, वी फोकस दैट देयर इज मिनिमम डैमेज टू दिस रिलेशनशिप, क्लाइंट और या फिर कस्टमर रिलेशनशिप जो भी है, राइट. तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये अदरवाइज भी, हम सिर्फ लेटर्स की क्यों बात करें, करस्पॉन्डेंस की क्यों बात करें, clear writing reflects on you personally everywhere. It be your general social media profile description, it be any article that you are writing, any blog that you are submitting, हर जगह आपके अपने व्यूज़, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे आप दूसरों के साथ कनेक्ट करते हो, ये सब आप पर रिफ्लेक्ट करेंगी पर्सनली. आप लोगों ने देखा ये ट्रोल करने वाले, रोस्ट करने वाले, हाँ, किसी ने कुछ लिखा रोस्टिंग पहले हो गई, किसी ने कुछ लिखा क्रिटिसाइज पहले कर दिया, हाँ, ट्रोल पहले कर दिया, क्वाइट कॉमन, वेरी कॉमन. पता है क्या हो गया है, सोशल मीडिया पर आजकल ये बहुत कॉमन परसेप्शन हो गया है कि हम छुप सकते हैं, हम दिख थोड़ी ना रहे हैं, है ना. वी आर नॉट विजिबल टू अदर्स, वी कैन राइट एनीथिंग एंड वी कैन एस्केप, वी कैन गेट अवे विद दैट. This is not real, this is not true. The thing is, the moment you put anything for a public view, बात वहीं पर खत्म हो जाती है. You are visible to everybody. People notice much more than you expect them to. ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है. आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ यू हु आर वॉचिंग मस्ट बी स्टूडेंट्स. अगर आप यंग प्रोफेशनल्स भी अगर देखते हैं बाई चांस, अगर आप यू गो थ्रू दिस सेशन रिकॉर्डेड और अदरवाइज, आप ये चीज़ आप समझिए कि जो आपको लगता है बहुत ईजी एंड वी कैन गेट अवे डूइंग दैट, ये चीज़ सच नहीं है ना. ईच टाइम you are available, you are part of any discussion, you are writing anything in the open forum, media में अगर आप लिखते हैं, people notice much more than you expect them to, is what I mean to say. आपकी हर बात नोटिस की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, ठीक. सो यहाँ पर पार्ट होना बहुत ईजी है कि हम सोशल मीडिया का पार्ट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ओनरशिप लेना, अपने कंडक्ट को जो है कंट्रोल रखना, ये कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. आपकी अगर राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप कंट्रोल लिखते हैं, आप पॉजिटिव लिखते हैं, यू आर indirectly, inadvertently, you are contributing to your own enhanced aura, which will certainly give you an advantage. Sooner or later, it will provide you with a competitive advantage. ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट. दोस्तों देखिए,
स्पेशली एग्जाम्स से रिलेटेड, आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस है ना, इससे राइटिंग स्किल्स कैसे रिलेटेड हैं और आपको कैसे आप अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ को यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत काम आ सकता है जिनको इंग्लिश राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, जिनको लैंग्वेज के साथ में थोड़े से स्ट्रगल्स हैं, जिनको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम होती है। होता है ना कि मैम आप राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हो लेकिन हमको लैंग्वेज में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज को लेकर के हमको दिक्कत होती है। वी कम फ्रॉम अ डिफरेंट बोर्ड, मे बी वी कम फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड, वी कम फ्रॉम एनी अदर वर्नाकुलर बैकग्राउंड, हमको लैंग्वेज को लेकर के परेशानी होती है। सो नाउ since you all are professional students, I'm sure you all are headbent, you all are dedicated to developing your language base, जिसके लिए हम सब साथ साथ काम कर ही रहे हैं, है ना। स्पेशल क्लासेस पर भी मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे टिप्स आपको देती हूँ, लेसन्स आपके इम्पार्ट करती हूँ, आपके जो एग्जाम से रिलेटेड आपके जो कोर्स करिकुलम में जो लेसन्स हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ बातें हैं जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्स की बात करेंगे ना जब भी, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में लिखिए, सिंपल सेंटेंसेस में लिखिए, छोटे, राइट, ट्राई टू राइट स्मॉल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस एंड राइट इन पॉइंट्स। योर पॉइंट्स मस्ट हैव कीवर्ड्स, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज में लगता है मुझे दिक्कत है, आई एम अनेबल टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मैं क्लॉजेस वगैरह जो है उतना अच्छा नहीं लिख पा रहा, प्रोविजोज में बहुत अच्छे नहीं लिख पा रहा, ट्राई टू राइट इन स्मॉल पॉइंट्स एंड आपके पॉइंट्स जो सिंपल सेंटेंसेस हो, अगर उसमें कीवर्ड्स आप इंक्लूड कर लेते हैं ना, आपकी बात बन जाएगी, काम चल जाएगा। राइट स्पेशियसली, व्हाट डज इट मीन? भाई क्लियर स्पेसिंग होनी चाहिए, इंडेंट्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। आप जब क्वेश्चन नंबर देते हो, आप जब कहीं से पैराग्राफ शुरू करते हो, आप जब पॉइंट्स लिखने शुरू करते हो, स्पेस अपना पूरा लेना चाहिए आपको, है ना। कंजेस्टेड मत लिखा करिए, कंजेस्टेड मत लिखा करिए। मतलब कई सारे स्कूल्स, कई सारी जगह जो है प्रमोट किया जाता है कि आप सेफ पेपर करने के लिए ना दूसरी बहुत सारी जगह, दूसरी बहुत सारे एरियाज हैं जहां हम सेफ पेपर कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीथीन वगैरह का यूज़ हम कम कर सकते हैं। अदरवाइज भी हम जो है बहुत सारे तरीके से, भाई कहीं पर अगर हमको वेस्टेज होती दिखती है वहाँ पर हम पेपर सेव कर सकते हैं, उसको क्रम्पल ना करें, फेंके ना यहाँ वहाँ, रैपर्स वगैरह हम यहाँ वहाँ पे ना फेंकें अगर, ठीक है। रिसाइकलिंग में अगर हम कॉन्ट्रीब्यूट करें। एग्जाम में ही सिर्फ पेपर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको स्पेशली लिखना चाहिए, क्लियर लिखना चाहिए आपको, ठीक है। नंबरिंग वगैरह अगर सही रहेगी ना तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्क्स डबल हो सकते हैं, आप ये समझिए। कहीं पर आपने ऐसे ऐसे खिचड़ी कर दी, ऐसे 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 खिचड़ी, ये डैश कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे डैश करके कहीं कोई स्पेलिंग आधी है, ऐसे आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको लिखना है लैंग्वेज, दिस इज क्वाइट कॉमन, लैंग लिखा, फिर एक डैश किया, फिर नीचे ये लिख दिया, ये दिस यू शुड नॉट डू इन एग्जाम्स। ये क्वाइट कॉमन है ना, ये एक लाइन में ये लिखा लैंग, नीचे लिखा एज, हाँ। सो ये आपको नहीं करना चाहिए एग्जाम में। ट्राई टू यू नो व्हेन यू एंड द सेंटेंस, ट्राई टू एंड इट विद अ कंप्लीट वर्ड, जी। लेटर्स में भी, कॉरेस्पॉन्डेंस में भी, दिस इज वेरी कॉमन, बट दिस शुड बी अवॉइडेड, ओके। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, राइट, प्रोफेशनल इन द लैंग्वेजेस एक्सपेक्टेड, जैसे स्पेशली लॉ हो गया, टैक्स हो गया, आपका बीसीआर है, टेक्निकल टॉपिक्स है लाइक कम्युनिकेशन एटसेट्रा। हियर आप ये मत बोलिए कि यार हमको ना कंसेप्ट तो मेरा पूरा क्लियर है, ज्ञान मेरे को पूरा है, लैंग्वेज में सब्जेक्ट की यूज नहीं कर सकता, मैं तो अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा। See, there is nothing like, you know, my language, your language. What do you mean by your language? What do I mean by my language? If I say I'll give it to you in my language, right? There is something which is known as the language of the subject, something which is the most expected language, right? तो आपको उसमें ही लिखना है। Saying I'm writing professionally in the language known to me, better known to me, so that is not done. That is not real. It will never fetch you marks. आपको उसमें कभी मार्क्स नहीं मिलने वाले। और इसके बाद ये रोना रहता है टीचर्स का, ये रोना रहता है टीचर्स का कि, और स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रोना रहता है कि भाई टीचर्स परेशान रहते हैं कि वैसे एक्सपेक्टेड आंसर्स नहीं दिए स्टूडेंट्स ने, कीवर्ड्स नहीं है, मिसिंग है, ठीक है, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आंसर्स नहीं है। और स्टूडेंट्स का ये रोना रहता है कि हम लिख करके आए लेकिन हमको मार्क्स नहीं मिले। आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है आईसीएआई की या आईसीएसआई की या किसी की भी, आपसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है ना। सो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी, भाई यू ऑल आर स्टडिंग समथिंग वेयर यू वुड बी रिगार्डेड एज एक्सपर्ट्स, सून यू आर गोइंग टू बी द एपिटोम ऑफ योर सब्जेक्ट्स। आपको एक्सपर्टीज मिलने वाली है ना, आप एक बेंचमार्क जो है बनने वाले हैं उस सब्जेक्ट के, उस एरिया के, उस डोमेन के। तो आप कैसे थोड़ा सा कैजुअल हो सकते हैं लैंग्वेज के साथ, थोड़ा सा भी नहीं हो सकते, ठीक है।
सो हमेशा स्पेशली दो सब्जेक्ट्स वेयर इंटरप्रिटेशन इज इम्पॉर्टेंट, वेयर ड्राफ्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड एंश्योर दैट यू राइट प्रोफेशनली इन दी लैंग्वेज एक्सपेक्टेड। ठीक है भाई, मैथ्स में नंबर्स होते हैं, आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे अकाउंट्स में आप प्रोफॉर्मा चेंज कर सकते हो क्या? अकाउंट्स में क्या हम प्रोफॉर्मा चेंज कर सकते हैं? भाई मेरी मर्जी है, मैं समझा दूंगा, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, शुड नॉट बी डन, है ना? इट इज नॉट रिकमेंडेड। मार्क्स मिलेंगे क्या आपको? 0 अगर अपने कलम्स चेंज कर दिए, एसेट्स का लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का एसेट्स कर दिया, सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर आपने जो है डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, मार्क्स मिलेंगे क्या आपको? नहीं मिलेंगे। ठीक, नेवर ब्लफ। एक ये और इम्पॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स जब ऐसा होता है ना, टीनेज स्टूडेंट्स होते हैं, आप अभी अभी स्कूल से आए, आप किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट हो और साथ में आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, नेवर ट्राई टू ब्लफ विथ योर एग्जामिनर्स। ठीक है, ये इसका बहुत खराब होता है, इसका रिपरकशंस जो है ना बहुत सीरियस होते हैं, बहुत सीवियर होते हैं। ये चल जाता है कई बार स्कूल वगैरह में, कई सारे स्टूडेंट्स इसी ओपिनियन से आते हैं कि कोई कहानी लिख दे अंदर, थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दे, सो यू बीट अराउंड द बुश। एक टॉपिक लेकर के नहीं आता वो भी आपने उसमें थोड़ा सा जो है रायता बनाने की कोशिश की, थोड़ी बिरयानी बनाने की कोशिश की, और आपने सोचा कि थोड़ा बहुत ब्लफ करके काम चल जाएगा। दोस्तों प्रोफेशनल एग्जाम्स में खासियत होती है कि आपके टू द पॉइंट कीवर्ड्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं आपसे। ब्लफिंग इज टेकन वेरी सीरियसली, है ना, बहुत ही सीरियसली उसको कंसिडर किया जाता है। तो आपको ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए। दिस इज समथिंग यू शुड ऑलवेज अवॉइड। नहीं आता कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, बट नेवर ब्लफ, यू डैमेजिंग योर ओन प्रोफेशनल इमेज। ठीक, अलॉट टाइम टू ईच क्वेश्चन। ये स्पेशली बीसीआर के लिए तो मैंने आप सबको स्ट्रेटेजी लेसन भी दिया था, बार बार बोलती हूँ, time management is going to be most critical at every level when you're writing a professional exam. At every level, each level, CA foundation हो, CS आपका CA CET हो, executive हो, यहाँ CA inter हो, final हो, at every level टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी मोस्ट क्रिटिकल। MCQs हैं, आप उस तरीके से टाइम मैनेज कीजिए। आपका बहुत सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, आपको उस तरीके से टाइम डिवोट करना होगा। सब्जेक्टिव है, आपको उस तरीके से टाइम मैनेज करना होगा। बी प्रेसाइज। प्रोफेशनल एग्जाम्स में आपको फालतू की चीज़ें, इररेलेवेंट चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके आंसर्स प्रेसाइज हो, टू द पॉइंट हो, उसमें कीवर्ड्स हो, स्पेशली आप लिखो, प्रेजेंट करो, आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, आंसर एंड लैंग्वेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, रिपीट कर दी ये वाली बात ताकि आप ध्यान से इसको समझ लें। हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करना कि आप सेम कीवर्ड्स यूज करो जो कि आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं। कई बार होता है हम रटे क्यों, भाई रटना नहीं है, लेकिन जार्गन्स आपको पता होना चाहिए ना। रटने की बात ही नहीं है, उसको ऐसा डेवलप करो कि वो आपके अंदर जो है घुस जाए, वो आपके अंदर समा जाए। अभी देखो, व्हेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉक्स अबाउट टैक्स, व्हेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉक्स अबाउट ऑडिट, उनको रटना पड़ता है क्या? उनको सेक्शंस रटने पड़ते हैं क्या? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, आपको यहाँ पर रटना पड़ता है कैसे? यू गिव मी अ टॉपिक, आप मुझे एक टॉपिक दो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो, बीन माई फेवरेट एरिया, मैं अगर उस पर बोलना हो, मुझे उस पर अगर मुझे कुछ डिस्कशन करनी हो, तो मुझे रटना पड़ेगा क्या? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो यू डेवलप दिस। आपको जार्गन से आप बोलो, आपने एक फील्ड ऑफ स्टडी चुना है, आपने एक डोमेन जो है अपने लिए डिसाइड किया है, अब उस पर रटने की तो बात ही नहीं है। यू हैव टू डेवलप द जार्गन्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस जार्गन्स, द वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, है ना। तो ये आप गेट स्टेप बाय स्टेप विद सपोर्टिंग मटेरियल, जैसे लिखा हुआ है, जैसा आपको प्रोवाइड किया गया है, धीरे धीरे इसके साथ। एंड दिस विल हैपन व्हेन यू प्रैक्टिस एवरी डे। रोज थोड़ा सा हाथ रख के देखिए आप बोल पा रहे हो कि नहीं, लिख करके देखो आप लिख पा रहे हो कि नहीं। So when you start writing like this, you develop your speech also. You develop indirectly your speaking abilities also. ठीक है, always write question number and sub question number clearly on the left. और एक बहुत important बात होती है, अगर आप sequence exam paper का maintain कर सको ना, that is always beneficial for a student. If you can maintain the same sequence, जगह वगैरह अगर आप छोड़ सकते हैं, बाद में उसको fill कर सकते हैं, that is always better, है ना। That that mitigates any chances of any misunderstanding with the examiner in that exam paper, in that answer sheet. So आप जब लिखते हो, अगर आप क्लियरली लिखते हो, अगर आप क्लियरली ले डाउन करते हो ना क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर, एंड इट इज इन सीक्वेंस, तो यहाँ पर एग्जामिनर के साथ कंफ्यूजन होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। यू हैव एलिमिनेटेड ऑल दी चांसेस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, ऑलवेज अंडरलाइन दिस सब हेडिंग when answering the part question. कई सारे क्वेश्चन 2 पार्ट्स में होते हैं, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जब आप आंसर करते हो, उसको आपको अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। दैट प्रोवाइड्स मोर क्लैरिटी कि भाई सेम क्वेश्चन का ये सब पार्ट है, सेकेंड पार्ट है।
अच्छी हैंडराइटिंग अगर नहीं कर सकते तो क्लीन और लेजिबल हैंडराइटिंग मेंटेन करो, ठीक है. यू डोंट हैव अ वेरी गुड हैंडराइटिंग. आई कम अक्रॉस दिस पॉइंट by many students, many of the students, they come back to me writing, ma'am, I don't have a very good handwriting, I don't have a great handwriting. Never mind, it's okay. अगर आपकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, आप क्लीन तो लिख सकते हो ना, आप लेजिबल तो लिख सकते हो. अगर आपकी बहुत बड़ी है तो आप थोड़ा छोटा करके लिखना शुरू करो. सेम, अगर आप खिचड़ी बना देते हो ऐसे 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 ऐसे, कईयों के पेपर्स देख करके ना हार्ट अटैक आने को हो जाता है ऐसे ऐसे. I have myself checked lot of papers. There are a lot of friends who are examiners. भाई ये आप लोगों के पेपर्स जो है ना, एक मज़ेदार, एक पूरा एक कॉमेडी हम लोगों के लिए क्रिएट कर देते हैं कि भाई किस तरीके से जो है पेपर्स लिखते हैं कई सारे स्टूडेंट्स, है ना. कई पेपर्स की हालत ऐसी बदतर रहती है कि आप तो बोलो मैंने बहुत अच्छा किया, एग्जामिनर के लिए ना वो टॉर्चर हो जाता है चेक करना. तो ये सारी चीज़ें अवॉइडेबल है. स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना क्लीन लिखते हो, लेजिबल लिखते हो, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. एग्जामिनर फ्रेंडली पेपर बनाया करिए. एग्जामिनर फ्रेंडली क्या, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जामिनर का चश्मे का नंबर बढ़ जाए. अब अगर मैं पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे करके हर एक लेटर आप पर क्यों करूँगी मैं ये. आप सोच के देखो ना, इफ यू वर द एग्जामिनर, व्हाई वुड यू पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट. पर्सनल एफिलिएशन तो किसी भी पेपर से नहीं है ना, तो उस पेपर को मैं क्यों ना और अच्छे से चेक करूं जो अपीलिंग लग रहा है मुझे, जिसमें एकदम क्लीन सुंदर हैंडराइटिंग है, बहुत क्लियरली सारी चीज़ें लिखी हुई है, नंबरिंग की हुई है. मैं उसको क्यों ना खुशी खुशी चेक करूं बजाय अपने चश्मे का नंबर बढ़ाने के. बीपी बढ़ जाता है मेरा. एग्जैक्टली, शिवानी को याद आया कि मैम का बीपी तो हम बढ़ाते ही रहते हैं. हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है. एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा कंसीडर कीजिए, है ना. व्हाट इफ यू आर द एग्जामिनर, वुड यू लाइक दिस पेपर, वुड यू लाइक सच रिटन मटेरियल, ठीक है. तो ये आपको हमेशा हेल्प करेगा. दिस विल help you enhance your level of writing, enhance your write-ups, enhance your written work, ठीक है. Be careful while carrying copying the numbers. तो ये आप लोग जानते हैं, सब आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स आप लोग पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं. सो यू ऑल नो, नंबर्स वगैरह कभी भी कैरी करो, कॉपी करो तो ध्यान से करना चाहिए. बी काम एंड पेशेंट. ऑलवेज बी वेरी केयरफुल. केयरफुल होने के लिए एंग्जाइटीज को थोड़ा कंट्रोल करना, ऑल इज वेल ना, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है. कभी भी प्रोफेशनल एग्जाम्स लिखने जाते हो ना आप, गलतियां होने का मेन चांस रहता है आपका केयरलेसनेस नहीं, एंग्जाइटी. कि इतने एंशियस थे एग्जाम सराउंडिंग्स को लेकर के और दूसरी चीज़ों को लेकर के, इन्विजिलेटर्स घूम रहे हैं, एग्जाम का जो सेंटर का और जो आपका इन्विजिलेशन वगैरह रहता है ना, उसको लेकर के स्टूडेंट्स कई बार बहुत हैसल फील करते हैं. सो यू नीड टू रियली कंट्रोल, काम डाउन एंड कंट्रोल योर इमोशंस. एवरीथिंग इज फाइन. दिस इज द डे यू वर वेटिंग फॉर, है ना. इसी एग्जाम दिन के लिए तो आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, दैट यू वांटेड टू राइट द एग्जाम्स, यू वांटेड टू डू वेल इन योर एग्जाम्स. तो इसको लेकर के हमेशा अपने आप को कंफर्टेबल रखना, और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपकी तैयारी पक्की होगी, ठीक है. सो एज स्टूडेंट्स you all can enhance your written performance. Just take care of these minor points. ये बहुत बड़े बड़े points भी नहीं हैं. These are minor aspects that can be taken care of and you can certainly enhance your written performance. ठीक है. Yes. अभी राइटिंग स्किल्स के दोस्तों कुछ काइंड्स होते हैं. जैसे क्या होता है भाई काइंड्स, व्हाट काइंड्स ऑफ राइटिंग स्किल्स. एक ना इसमें यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिबिलिटी एस्पेक्ट होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और इन्फॉर्मेशन, जो भी लिखा जाता है ना, लिखावट, उसका मैसेज समझ में आना चाहिए. क्या लिखा है वो समझ में आए. जैसे कई बार आप लोग कोई ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो, सब ब्लॉग्स पढ़ते हो क्या, लिखते हो, या आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, मान लो आप सब ब्लॉग्स पढ़ते हो क्या, या फिर जो ब्लॉग आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, जो आपको आर्टिकल थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आप वही पढ़ते हो. बताओ, आपके मैं मैसेजेस देख रही हूँ, सब पढ़ते हैं क्या हम लोग कि भाई जो मिला सब पढ़ लिया. न्यूज़पेपर वगैरह में, आर्टिकल्स में हम सब पढ़ते हैं क्या, रिपोर्ट सब पढ़ते हैं कि नहीं. वट एवर वी फाइंड इंटरेस्टिंग, वट एवर वी कैन कनेक्ट विथ, है ना, वो हम पढ़ते हैं. तो कॉम्प्रहेंसिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड. ठीक. नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर फ्लुएंसी स्किल्स. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लुएंसी? रिकग्नाइजिंग द लीनियर सीक्वेंस और साउंड्स. जब आप किसी चीज़ को रीड करके पढ़ते हो, जैसे न्यूज़पेपर को ही मैंने आप लोगों से कहा भाई आपको अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ आपको एनहांस करनी है, स्टार्ट रीडिंग, ट्राई टू रीड द न्यूज़पेपर अलाउड. यहाँ पर लीनियर सीक्वेंस ऑफ साउंड्स लिखना आपको वही चाहिए जैसे आप साउंड कर सको, जैसे आपको बोलने में ईजी लग सके, समझे. मास्टरिंग राइटिंग द मोशंस एंड लेटर शेप्स. तो ये जब आप साथ में लिखते हैं, जैसे आप कर्सिव लिखते हैं या अलग अलग लिखते हैं, जैसे भी आप लिखते हैं, तो ये राइटिंग मोशन होता है, लेटर के शेप्स सुंदर दिखाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए. इसको मास्टर करना चाहिए. रोज लिखे फ्यू लाइंस. कैसे मास्टर होगा?
Try to write few lines every day and try to assess your own performance. खुद का लिख करके देखना चाहिए कि पसंद आ रहा है कि नहीं. अगर आपको ही पसंद नहीं आ रहा तो दूसरे को कैसे आएगा पसंद. ठीक है. रिकग्नाइजिंग द चंकिंग ऑफ वर्ड्स, कौन से वर्ड्स जो है एक साथ ठीक लग रहे हैं, कौन से वर्ड्स जो है वो एक साथ ठीक नहीं लग रहे. रिकग्नाइजिंग द नीड फॉर स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, जैसे यहाँ पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और इन्फॉर्मेशन, हर एक के बीच में ये स्पेस है, हर एक के बीच में ये स्पेस है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. अगर मैं यहाँ से एक से भी ये स्पेस हटा दूँ तो आपके लिए रीड करना मुश्किल हो जाएगा, है ना. सो ऑल दिस स्पेसिंग एटसेट्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग. टाइपिंग भी यहाँ पर जैसे टाइप रिटन है तो आपको अगर मैं यहाँ पर स्पेस वगैरह हटा दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर सीक्वेंस आपका जब आप रीड कर रहे हो ये अगर आपको साउंड जो है बराबर ना बने, लिनियर सीक्वेंस ना मिले तो आपको समझ में नहीं आएगा. अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो जाती, लिमिटेड हो जाती है. आफ्टर ऑल दिस राइटिंग क्विकली, फास्ट लिखना. इसके अलावा दोस्तों क्रिएटिविटी स्किल्स होती हैं. क्रिएटिविटी स्किल्स जहाँ पर आप फ्रीली लिख सको, जहाँ पर आप प्रेशराइज फील नहीं करो, ऐसे ऐसे ना हो क्या लिखूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ. सो एबिलिटी टू राइट फ्रीली कम्स विद बेटर वोकेबुलरी. वोकेबुलरी के साथ में योर एबिलिटी टू यूज दैट वोकेबुलरी, गुड डिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स. ठीक है, एक है भी आपका वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग है, अच्छा आपको बहुत सारे वर्ड्स मालूम है. दूसरा इन वर्ड्स का सही इस्तेमाल करना. ठीक है, फॉन्ट भी मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है फॉन्ट. आप किसी भी राइटअप को, एक अच्छे राइटअप को आप सिंपल क्लासिक फॉन्ट में लिख करके देखिए. क्लासिक फॉन्ट एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, हेल्वेटिका, वर्डाना, इनमें से कोई, कैलिब्री, इनमें से कोई ले लीजिए. या फिर आप बहुत ज़्यादा एक फैंसी फॉन्ट में ले लीजिए, फ़र्क पड़ेगा, उससे अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क पड़ जाएगा. तभी ईमेल्स वगैरह के लिए बार बार आपको बोला जाता है कि भाई क्लासिक फॉन्ट्स में आपको करना चाहिए, क्लासिक फॉन्ट्स में आपको लिखना चाहिए. राइट. अब देखिए दोस्तों कुछ बैकग्राउंड थॉट्स हैं जो किसी भी राइटिंग, जैसे आज आप क्या करना, आप लोग आज से ही एक एक थॉट एवरी डे स्टार्ट राइटिंग. वन थॉट ईच वन ऑफ यू. ठीक है, राइट वन थॉट एवरी डे. कोई भी स्ट्रॉन्ग थॉट, कोई आपको कोई टेक्निकल टॉपिक का आइडिया है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कुछ गूगल पे आप एक्सप्लोर करते हो, एनीथिंग टेक्निकल ऑल्सो इफ यू वांट टू पुट, आपको रोज लिखना चाहिए एटलीस्ट 10 to 15 लाइन्स. सोने से पहले आप लिख सकते हो. कोई आंसर आपने लिखना चाहा याद करके बंद करके वो आप लिख सकते हो, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है. सो कुछ बैकग्राउंड थॉट्स होते हैं दोस्तों, पावरफुल बैकग्राउंड थॉट्स, ये आपको देखने चाहिए, समझने चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है तो. डेवलप गुड रीडिंग स्ट्रेटजीज. ट्राई टू रीड एटलीस्ट 15-20 मिनट्स एवरी डे, देन राइट. ठीक है, 15-20 मिनट पढ़ो फिर लिखो. जब आप पढ़ते हो ना, आप सीक्वेंस आपके दिमाग में बैठता है. व्हेन यू रीड समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, you get to draw, you elicit a lot of information about how to write, how to express, है ना. prepositions, articles, word structure, sequence, so syntax का better idea मिलता है आपको. ठीक है, and that will help you to enhance your written abilities also. ठीक. creating powerful presentations, इसके लिए टोन, जो आप लिख रहे हैं टोन आपने पढ़ा है ना, पैरा लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं टोन आपका सरकास्टिक तो नहीं है. अगर आप सरकाजम लिखना चाहते हैं तब तो ठीक है. ऐसा ना हो कि किसी को आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और वो सरकाजम लगे, किसी को आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो और वो कोई आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हो और वो जो है आपका सटायर लगे. ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. पंक्चुएशन, ग्रामर, स्पेलिंग, दिस इज द सोल ऑफ एनी रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. एनीथिंग रिटन कम्युनिकेशन, पंक्चुएशन, ग्रामर, स्पेलिंग इज द सोल. अगर इस पर आपने कंट्रोल पा लिया ना तो आपकी पूरी, मतलब कहना चाहिए 70% 80% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गई. वॉट रिमेन्स इज डिक्शन एंड वोकेबुलरी, दैट कैन बी सर्टेनली डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है. ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, स्ट्रक्चर पैराग्राफ्स वेल, सेंटेंसेज वेल, ट्रांजिशन बराबर होना चाहिए. वर्ड्स को जब आप एक से दूसरे वर्ड्स पर आप लेते हो, जंप करते हो, अपने आइडियाज जो हम जब ट्रांजिशन करते हैं, कोहेरेंस, आप सबसे मैंने कोहेरेंस की बात की है, कई बार की है, एक दो बार नहीं कई बार की है. ट्रांजिशन शुड बी गुड. जब आप किसी को कोई बात एक्सप्लेन करते हैं तो आप उसको इजी ट्रांजिशन करने की कोशिश करते हैं, राइट, कि किसी को इजीली समझ में आए. जैसे मैं आपको बता रही हूँ भाई यहाँ पर बैकग्राउंड थॉट्स होने ज़रूरी हैं. आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू कि भाई सीक्वेंस अगर बराबर हुआ, सीक्वेंस अगर प्रॉपर हुआ, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा रिसीवर को. तब आपको समझ में आया क्यों ट्रांजिशन की मैं बात कर रही हूँ. सो राइटिंग टू कीप द रीडर एंगेज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉफ्टनिंग अ नेगेटिव मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो हम लोगों ने देखा भी है. कहाँ देखा है, कोई बता सकता है? बैड न्यूज़ लेटर्स में हमने डायरेक्टली किया है ये, कि कोई नेगेटिव मैसेज है
तो उसको सॉफ्ट करके लिखना है हमेशा, ठीक। तो ये दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए एंड ट्राई टू राइट एवरी डे, कोई भी, चाहे कोई स्टोरी ले लो, कोई टेक्निकल ब्लॉग ले लो, कुछ भी ले लो, एक हफ्ता आप लिखो, 7th और 8th डे यू आर रेडी गुड टू गो ऑन द मीडिया, ठीक है। तो आप कुछ भी रीड कर सकते हैं, कुछ भी 15 मिनट रीड कीजिए, 10 मिनट रीड कीजिए एंड देन ट्राई टू राइट 15 sentences 15 लाइन्स ऑन योर ओन। देन ट्राई टू मैच कि जो आपने लिखा उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह है नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है नहीं है, टाइप कर सकते हो आप, कोई ग्रामर टूल जो है उसको इंस्टॉल कर लो, स्पेल चेक को इंस्टॉल कर लो, फिर आप टाइप करना शुरू करो। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो ना, टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हो, ऐसे नहीं भेजना है जैसे आप भेज देते हो आधा इंग्लिश आधा हिंदी में तोड़ मरोड़ के लैंग्वेज की बाजा बजा के आप लोग भेज देते हो, वैसे नहीं भेजना है। ट्राई टू कंट्रोल दैट, टेक योर टाइम टू फ्रेम योर मैसेज, ठीक है। आप जब अपना, जैसे अभी भी हम लोग वर्क ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप तो आजकल हर जगह वर्क ग्रुप्स भी हो गए, पर्सनल ग्रुप्स भी हो गए। So now also when I take time, when I have to send any message over WhatsApp, any work message, I take time. I read it at least twice, thrice to understand if I have written the message correctly. है ना, अगर हड़बड़ी नहीं है, एकदम हड़बड़ी नहीं है मेरे पास, तो I read हड़बड़ी में भी I read it at least twice to make sure that my choice of words is good and I have used appropriate language in words. मेरे कहीं wordiness तो नहीं है, precise है कि नहीं, whether the receiver will be able to understand it. I try to put myself in the place of the receiver to understand if my message will be perceived well. I take that much of time. आप लोगों से भी जब गपशप करती हूँ ना, कभी कभी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तब भी मैं टाइम देती हूँ, तब भी I take that much time to make sure that my message is interpreted by you correctly, that whether my message would be understood by you all correctly, ठीक है। तो ऐसे खेल नहीं होता है कि भाई आज मैंने सोचा और मैंने कोशिश की और मेरा नहीं हुआ आज, तो आज मैं नहीं कर पाया रिटन स्किल्स में अपने कोई एनहांसमेंट, ठीक है, राइटिंग एबिलिटीज को मैं नहीं बढ़ा पाई या नहीं बढ़ा पाया, नो, इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट हैपन्स मे बी ओवर 10 days 15 days, गिव योरसेल्फ दैट मच ऑफ टाइम, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है, खेल खेल की बात नहीं है, ठीक। अब दोस्तों देखिए, ये ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। कभी भी जब भी लिखोगे ना, कोई भी राइटर, anything that you want to write, any answer, any article, any blog, हमेशा स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। स्ट्रक्चर का एक इंट्रोडक्शन, ओपनिंग ज़रूर होनी चाहिए, है ना, ओपनिंग एक ज़रूर होनी चाहिए। तो आपको ध्यान देना है भाई, आपका जैसे 10% आप ये कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया है, ज़्यादातर केसेस में ना 10 to 15 का आपका ये हो सकता है ओपनिंग, ठीक है, 10 to 15 का ओपनिंग आप रख सकते हो ऐसे, ठीक है, 10 to 15 अराउंड हो सकता है ये, दिस एंडिंग कैन बी अराउंड 20 एंड दिस इज अराउंड 70, ठीक है। आपका मेन बॉडी जो है दिस कैन बी 70%, पूरे आपका राइटअप में से 10% के आसपास प्रेजेंट द टेक्स्ट टॉपिक, कोई आपका ह्यूमर यहाँ हो सकता है, स्टोरी कोई कैची हो सकती है, कोई भी चीज़ जो आपको ऑडियंस को साथ में बांध सके, अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। begins with any challenging question, such questions are called rhetorical questions, है ना। जैसे पिछले साल 2020 में भाई एग्जाम्स होंगे कि नहीं, है ना, सो वेदर दिस टाइम ड्यूरिंग द पैंडेमिक सीए एग्जाम शुड बी कंडक्टेड और नॉट, ठीक है। तो अभी सीएसआई का वाइवा जो है सीएसईटी का, ठीक है, शुड बी कंडक्टेड ऑफलाइन और नॉट, सो एनी सच क्वेश्चन, सो ऑब्वियस आंसर्स एक्सपेक्टेड नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय rhetorical questions? Rhetorical questions are those where no obvious answer is expected नहीं है, but this helps you to brainstorm. The rhetorical questions, they help your audience to brainstorm about the topic, to connect with the topic. Such questions are called rhetorical questions, ठीक है। So कोई illustration हो गया, कोई quotation, ये सब directly connect कर देते हैं audience के साथ में आपको। Then comes the body. Whatever you want to write, ठीक। एक एक पैराग्राफ में ध्यान रखना, पुट वन आइडिया पर पैराग्राफ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसको आपको कंजस्टेड नहीं करना चाहिए और अलग अलग तरीके की खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। बिगिन्स विद अ टॉपिक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ का अपना एक टॉपिक सेंटेंस से आप उसको बिगिन कर सकते हैं। छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अगर आप लिखते हो ना कोई भी आर्टिकल, दैट इज मच मोर अंडरस्टैंडेबल एज कम्पेयर टू अ लेंथी कंजस्टेड राइटअप। कोई बुक में आपको पूरा पेज भरा हुआ मिले, एकदम ढेर सारा भरा हुआ पेज, आप वो पढ़ना पसंद करोगे कि जहाँ पर चंक्स में है, छोटे छोटे ब्रेक्स में आप वो पढ़ना पसंद करोगे? हम किसी के नोट्स भी लेते हैं, हम अपनी भी कोई बुक का कोई पेज देखते हैं, इजी पेज हमको कौन सा लगता है? जिसमें आइडिया को ब्रेक किया गया हो, है ना, मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक किया गया हो, राइट। तो आपको एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस, फैक्ट्स, ओपिनियंस, ये सब दीजिए आप, लेकिन उसको आप मल्टीपल चंक्स में, इंफॉर्मेटिव चंक्स में आप ब्रेक कर दीजिए। कभी भी आप कुछ भी लिखने जाते हो,
आंसर से लेकर के ब्लॉग्स तक कुछ भी आप लिखने जाते हो, ठीक है। एंडिंग मस्ट ऑल्सो बी पावरफुल, एंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समेटिव रिमार्क्स, देखिए दोस्तों, आपकी राइटअप जो है वो कोई भी हो सकता है, नैरेटिव भी हो सकता है, स्टोरी, कोई डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन, कोई एक्सपोजिशन, जैसे कि आपके एग्जाम के आंसर्स ना, एक्सपोजिशन मीन्स कोई एक्सप्लेनेशन हो गया, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए। इसके अलावा कोई पर्सुएशन, आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग जो होती है, कोई पर्सुएशन कि लोग आपके हाँ में हाँ मिलाएं। आप कोई एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप कोई एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कोई थॉट अपना देना चाहते हैं जहाँ पर लोग आपके हाँ में हाँ मिलाएं, आपके ऑडियंस हाँ बोले, आप ऐसा चाहते हो। तो ये चारों टाइप में से कोई भी टाइप हो सकता है, लेकिन ड्राफ्टिंग आपको हर जगह करनी पड़ेगी। बिना ड्राफ्टिंग के कोई भी राइटअप जो है ना वो कन्विंसिंग नहीं लगता, ठीक है। वो हैप्पीजेड हो जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बराबर नहीं बैठता, वो ऑडियंस के साथ में आर्टिकल राइटअप कनेक्ट नहीं कर पाता। सो ड्राफ्टिंग आपको पहले हमेशा करनी चाहिए, रॉ कीजिए, फिर उसको फेयर कीजिए। इस तरीके से आपको ये 3 पार्ट में ज़रूर ड्राफ्टिंग को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। राइटिंग प्रोसेस में इट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट कि भाई प्री राइटिंग, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पूरे 6 स्टेप। कोई भी स्टेप आप हटाओगे ना तो आपका राइटिंग प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा। प्री राइटिंग इज ऑल अबाउट रिसर्च, कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स, मटेरियल, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देन कम्स ड्राफ्टिंग, जिसकी हमने बात की ड्राफ्टिंग प्रोसेस की, है ना। देन कम्स माय डियर फ्रेंड्स रिव्यूइंग। रिव्यूइंग क्या होता है? बार बार इसको रूथलेसली चेक करना है। रिव्यू करो, कोई इंपॉर्टेंट मैटर छूट तो नहीं गया। रिव्यू होता है वो जो मैं कह रही थी कि भाई व्हाट्सएप में अगर मैं मैसेज करती हूँ तो मैं 2-3 बार चेक करती हूँ। रिव्यू करना है अपने ही काम को, ठीक। एडिट करना है, अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ मिल रहा है, बेटर वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, बेटर स्टाइल आप यूज कर सकते हो, करो उसको एडिट। बी द मोस्ट रूथलेस टीचर टू योरसेल्फ, ठीक है। जैसे मोस्ट रूथलेस एग्जामिनर, एक बार ना अपने खुद का लिखा हुआ आंसर कभी चेक करके देखना सजेस्टेड आंसर के कंपैरिजन में। या फिर मैंने आपको कई सारी स्लाइड्स दी हुई हैं, अगर आप प्लस क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं, आई हैव गिवन यू लॉट्स ऑफ आंसर्स, है ना, लॉट्स ऑफ सैम्पल आंसर्स, स्पेसिमेन आंसर्स। तो उसके साथ में आप चेक करके देखो, रूथलेसली चेक करना, स्पेलिंग चेक करो, ग्रामर चेक करो, वर्ड्स, आपको पता चल जाएगा कि ना कैसा क्या बीतती है एक एग्जामिनर पर या फिर एक किसी पर्सन पर जिसको रिव्यू करने के लिए और चेक करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये एडिट करना है, प्रूफ रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी जो टूल्स होते हैं ना, ग्रामर टूल्स, स्पेल चेक टूल्स, ये प्रूफ रीडिंग की जगह नहीं ले सकते, दे कांट रिप्लेस प्रूफ रीडिंग। मैं आपको बता चुकी हूँ, होमोनिम्स हो गए, है ना, ये आपके हेट्रोनिम्स हो गए, बहुत सारे जैसे सब्जेक्ट्स हैं, और कई सारे डिफरेंट वर्ड्स जो हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में। सिंपल सा ले लो, आप रिज्यूमे बना रहे थे, करियर की मैंने बात की थी ना, करियर मैंने बताया था आपको, और इस पे अगर आपने बाई चांस गलती से करियर लिख दिया, ये ना दिस विल नेवर बी पॉइंटेड आउट बाय योर स्पेल चेक। स्पेल चेक कुछ नहीं बोलेगा बेचारा, क्यों नहीं बोलेगा? स्पेलिंग तो गलत है ही नहीं, स्पेलिंग तो गलत है ही नहीं, कंटेक्स्ट डिफरेंट हो गया ना, कंटेक्स्ट गड़बड़ हो गया बिल्कुल, यहाँ पर कनोटेशन डिफरेंट हो गया। प्रूफ रीडिंग करोगे ना आप तो आपको मिल जाएगा, जब आप बार बार, इसीलिए कई बार एक्सपर्ट प्रूफ रीडिंग भी करवाई जाती है। आप किसी एक्सपर्ट से अपना कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको प्रूफ रीड करवाते हो, होता है ना। प्रूफ रीडर्स लोग अवेलेबल होते हैं, बुक्स वगैरह जब लिखी जाती है तो प्रूफ रीडर्स होते हैं डेडिकेटेड जो प्रूफ रीडिंग करते हैं, ठीक। एंड देन कम्स शेयरिंग विच इज द फाइनल पब्लिशिंग, विच इज व्हाट, विच इज व्हेन यू फाइनली पब्लिश योर आर्टिकल। जो भी आपको पब्लिश करना है वो आप करते हो, है ना, पब्लिश, पोस्ट, जो भी आपको करना है वो आप करते हो, ठीक है। यस, देखिए दोस्तों, फाइनली ये लास्ट स्लाइड है आपकी, टिप्स टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स। यू ऑल नीड टिप्स, ब्रश अप ऑन द बेसिक्स, रीडिंग शुरू कीजिए, 10 से 5 मिनट रीडिंग आपको पक्का करनी चाहिए, है ना, 5 to 10 मिनट्स, 15 मिनट्स रीडिंग करिए, और उसके बाद एक पैराग्राफ रोज लिखिए। राइटिंग रिक्वायर्स पेशेंस एंड प्रैक्टिस। लेट मी टेल यू, आप ही CS स्टूडेंट्स में से और CA स्टूडेंट्स में से 2-3 स्टूडेंट्स ने कंसिस्टेंटली लिखा है और इम्प्रूव किया है। नाउ दे आर गुड टू गो ऑन मीडिया, ठीक है। इनके आर्टिकल्स मुझे आते रहे हैं, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली तो इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी, आई बी ऑनेस्ट, आई कन्फेस दिस, कि मैंने उनको बोला था कि मैं वीकेंड्स में करके आपको दूंगी, है ना, आपकी जो भी चेकिंग वगैरह करनी है, रिव्यू करना है, मैं कर दूंगी। तो वीकेंड्स पर किया। नाउ आफ्टर 3-4 टाइम्स दे कंसिस्टेंटली रोट। द गुड पार्ट इज मैंने कुछ नहीं किया, उन स्टूडेंट्स ने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की, इम्प्रूव किया, एंड नाउ दे आर गुड टू गो। नाउ आई हैव सीन दैट दे आर मेकिंग मच लेसर मिस्टेक्स, नो मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये आपकी खुद की मेहनत है, ये आपकी अपनी एबिलिटी से, आपका अपना इंटरेस्ट है। अ टीचर मे बी ओनली कैन गिव यू अ लिटिल पुश, आई कैन ओनली सपोर्ट यू, थोड़ा सा सहारा, ठीक है ना।
इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड प्रैक्टिस, बहुत पेशेंस और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है. मेक रीडिंग योर पैशन इफ यू वांट टू राइट वेल, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, मेक रीडिंग योर पैशन. जितना रीड करोगे उतना राइटिंग में आप इम्प्रूव कर सकते हो. ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम योर फेवरेट राइटर्स. जिनका भी काम अच्छा लगता है ना, उनका काम आप देख सकते हो, कैसे लिखा, उनका स्टाइल. कॉपी नहीं करना है, अपना स्टाइल डेवलप करना है. लुकिंग एट दीज सीनियर्स, लुकिंग एट दीज पीपल हु आर बेटर राइटर्स. ठीक है. एडिट योर वर्क रूथलेसली. मैंने आपको बता दिया क्यों. इससे बहुत आइडिया मिलता है. जब आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा ना, दूसरे भी सेटिस्फाइड होंगे आपके राइटिंग से. डोंट हेजिटेट टू से व्हाट यू थिंक. दिस is an important feature. This is one characteristic of good writers. They don't hesitate to say what they think. लिखते हैं बराबर नपे तुले शब्दों में लिखते हैं. ठीक है ना. ऐसा नहीं कि you don't hesitate to say what you think. I intend to troll somebody, I intend to abuse somebody and I will do that. धड़ाक. मैम ने बोला था don't hesitate to say what you say, so what you think, so I will abuse somebody, I will troll somebody, I will roast somebody. No, don't hesitate to say what you think. Don't hesitate to put your point across in a subtle courteous manner. ठीक है. क्रिटिसाइज करने का भी एक तरीका होता है. क्रिटिसाइज करने का भी एक तरीका होता है ना. किसी को क्रिटिसाइज करना है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, आपको उसको पुट अक्रॉस करना है. बी courteous. We have talked about this several times. I'm telling this to you again. There is always a more polite and courteous way of putting any point across, whether positive or negative. ठीक है. Do enough research before you write anything. मीडिया पर ब्लॉग्स वगैरह आप लिखना चाहते हो रिएक्शंस मिले, ऐसे कुछ भी लिख के नहीं मिल जाता दोस्तों. या तो फिर कंटेंट इतना बकवास हो कि वो सबको अट्रैक्ट करे, या फिर कंटेंट इतना अच्छा हो कि वो सबको अट्रैक्ट करे. ठीक है. तो मीडियोकर जो होता है ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस, कमेंट्स, कोई भी ट्रैक्शन मुश्किल होता है. ठीक है. सो क्वालिटेटिव बनाइए, उससे आपकी इमेज में भी एनहांसमेंट होगा, आपकी प्रोफेशनल इमेज स्ट्रेंथन होगी, आपका पर्सनल ब्रांड जो है वो भी इंश्योर ये चीज़ करेगी. तो हमें बकवास की तरफ नहीं जाना है, हमें रिसर्च करके जो है बेटर की तरफ जाना है. समथिंग दैट कैन ब्रिंग यू मोर क्रेडिबिलिटी. ठीक है ना. ये बात क्लियर हुई. तो शुरू कर दीजिए आज से ही. आपका जो इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन होता है ना, इट सिंप्लीफाइज ऑल दी कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स. ये याद रखना, कॉम्प्लेक्सिटीज को जो ब्रेक डाउन कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, वही इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन है. ठीक है. फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट वुड मीन अ लॉट. ये आपका जो है मंत्रा होना चाहिए, दैट ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स थ्रू योर राइटिंग. आप एक बार ये करने के लिए, अगर आप आपकी महारत इसमें हो जाती है ना, थोड़ा सा अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, then writing will come easy to you because you have known the art of effective written communication. ठीक. So this is all from my side, my dear friends. कुछ समझ में आया, बात समझ में आई. ट्राई करेंगे आज से. आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टिप्स थे इसमें, इसके अलावा आपकी ओवरऑल रिटन एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भी. सो आज से शुरू कर दीजिए. इन केस यू नीड माई हेल्प, I am available to you over Unacademy. You can email me as well at crachanakhare.s@outlook.com. You can email me. I'm available to all of you. You can follow me over LinkedIn, Twitter पे आप देख सकते हो, Instagram पे आप देख सकते हो. I'm available to you everywhere. Need my support? Just let me know. Drop me a message. Rest, it is all your practice, your patience, your perseverance. उसको करते रहिए, छोड़ना नहीं है. आज जो करोगे ना, आगे बहुत काम आने वाला है आपके. There's a long career ahead of you. इन फ्रंट ऑफ यू. तो आप सब लोग जो है अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं. जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों. अभी तो टेस्ट भी लाइंड अप हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी लाइंड अप हैं. मिलते रहेंगे यहाँ पर, डिस्कशंस करते रहेंगे. एंड आई एम कमिटेड टू सपोर्टिंग यू इन वॉट एवर वे आई कैन. ठीक है. यू आर टेक केयर. हैव अ ग्रेट संडे अहेड. बाय बाय.